Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम। लेना another lecture और आज का टॉपिक है हमारा कोड ऑफ एथिक्स चैप्टर नंबर 15। लेकिन अब इसकी एग्जाम इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें 6-7 नंबर का सवाल जो है अक्सर आखिर पे आ जाया करता है और एक थ्योरेटिकल सवाल जिसमें आपको एप्लीकेशन करनी है या देखना है रिगार्डिंग द एथिक्स। ठीक, तो इसमें जो टॉपिक है दैट इज़ आई कैप कोड ऑफ एथिक्स। तो हम बात करेंगे जनाब स्टार्ट विद दिस टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज एथिक्स एंड व्हाई दीज एथिक्स आर नेसेसरी फॉर एन अकाउंटेंट। अकाउंटेंट के लिए इन एथिक्स क्यों ज़रूरी है और किस तरह रेलेवेंट है एक अकाउंटेंट के साथ ये एथिक्स। तो लेट्स सपोज अगर हम इसको शुरू करें तो जनरली हम बात करेंगे जनाब स्टार्ट विद द एथिक्स। द वर्ड एथिक्स मीन्स व्हाट। तो एथिक्स से मुराद कई तरह के राय है पाई जाती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स, क्या मतलब है जी एथिक्स से मुराद क्या। सो नॉर्मली एथिक्स से मुराद हम कहते हैं जनाब द मीनिंग ऑफ द एथिक इज डूइंग द राइट थिंग। क्या आप मतलब इसका अगर हम मतलब लें तो हम कहते हैं एथिक्स मीन्स डूइंग द राइट थिंग। तो सही है और सच है वो करें, दैट इज द एथिक्स। ठीक, कहते हैं जनाब दीज आर द मोरल ड्यूटीज। एथिक्स के बारे में हम कहते हैं दीज आर द, कुछ लोगों का ख्याल है कि दीज आर द मोरल ड्यूटीज। ठीक, ये अखलाकी ड्यूटीज हैं आपकी, दीज आर योर मोरल ड्यूटीज टू फॉलो, दैट इज एथिक्स। ठीक, और ज़्यादातर लोगों का ख्याल ये है कि एथिक्स का मतलब है कि जो आप कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे लोगों को जो है वो नुकसान पहुंचे या कोई आप किसी का दिल दुखा दें। तो दिस आर अगेंस्ट द एथिक्स। कुछ लोगों का ख्याल है कि एथिक्स मीन्स द गुड मैनर्स, अच्छे मैनर्स को एथिक्स कहते हैं। ठीक, लेकिन हम जनाब इसको पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को इन आवर सब्जेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। सो वी वांट टू रिलेट इट विद द रिपोर्टिंग। जब अकाउंटेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है और उसको पता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वो बना रहा है जिसमें बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन वो रिपोर्ट कर रहा है और उसको पता है कि ये इंफॉर्मेशन जो है बहुत सारे यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इन अदर वर्ड द स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी जो है उनके पास ये इंफॉर्मेशन जानी है एंड दे आर गोइंग टू रिलाई ऑन दैट इंफॉर्मेशन इन देयर डिसीजन मेकिंग। उन्होंने जब डिसीजन मेकिंग करनी है तो उन्होंने इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे रिलाई करना। अब इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जनाब जो लोग ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं दे मस्ट हैव अ ट्रस्ट। उनका ट्रस्ट हो किस पे, द पर्सन हु हैव प्रिपेयर्ड दैट इंफॉर्मेशन, जिसने ये इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की है उसको उस पर ट्रस्ट करते हो, उनका ट्रस्ट हो। और हमें पता है कि ट्रस्ट जब हम देखते हैं नॉर्मल लाइफ में, जब हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो ट्रस्ट रिलेट्स विद द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन। ठीक, तो हम कह रहे हैं जनाब अगर एक आदमी जो है जिसके बारे में परसेप्शन ये पाई जाए कि इसका करैक्टर ठीक नहीं है, ये एक डिसऑनेस्ट आदमी है, तो उसकी कही हुई बात पर कोई भी यकीन करने वाला नहीं। नो वन इज गोइंग टू बिलीव ऑन हिम इफ समवन परसीव कि ये बंदा जो है ये ठीक नहीं, इसका करैक्टर, इसकी इंटेग्रिटी, इसकी ऑनेस्टी इज अ कॉम्प्रोमाइज्ड। तो जब हम ये देखते हैं जनाब कि अगर ऐसी बात है तो फिर उस पर कोई रिलाई नहीं करेगा, नो वन इज गोइंग टू रिलाई। ठीक, तो हम कहते हैं जनाब इसके लिए ज़रूरी है कि जब हम इस प्रोफेशन में हैं जिसको हम अकाउंटिंग प्रोफेशन कह रहे हैं, हमारा प्रोफेशन है, वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद द पब्लिक एंड द पीपल आर गोइंग टू रिलाई ऑन आवर एडवाइस। हमारी बनाई हुई इंफॉर्मेशन पर रिलाई करने वाले हैं, आपके साथ टैक्स कंसल्टेंसी देंगे, अदर कंसल्टेंसीज, सो यू आर गोइंग टू गिव देम एडवाइस। और जब आप एडवाइस दे रहे हैं दे सपोज टू रिलाई ऑन योर एडवाइस, उन्होंने आपके एडवाइस पर रिलाई करना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस होल सिनेरियो कि द पर्सन हु इज गिविंग द एडवाइस, द पर्सन हु इज इशूइंग द इंफॉर्मेशन, द पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग द इंफॉर्मेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जनाब वो जो पर्सन है
द इंडिविजुअल हु इज मेकिंग द इंफॉर्मेशन, वो सोर्स है उस इंफॉर्मेशन का, उस सोर्स की इंटेग्रिटी इंटैक्ट होनी चाहिए, सो दैट द पब्लिक कैन रिलाई, सो दैट द स्टेक होल्डर्स कैन रिलाई. सो इस चीज़ की प्रोफेशन में नीड बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी ज़रूरी समझी जाती है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, जो कि पब्लिक प्रैक्टिस में है और लोग जो है उस पर रिलाई करेंगे, सो चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंटेग्रिटी को जब लोग देखें, परसीव करें, तो दे मस्ट नॉट हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द इंटेग्रिटी ऑफ द अकाउंटेंट, एंड इट इज़, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट हिमसेल्फ एंड फॉर द प्रोफेशन एज अ होल. पूरे प्रोफेशन के लिए भी बड़ी ज़रूरी, क्योंकि हम सारे का सारा बिजनेस जो है पब्लिक प्रैक्टिस के अंदर अगर आप देखें तो ये एक चीज़ पे चलता है, एंड दैट इज द ट्रस्ट. द पीपल आर गोइंग टू गिव यू योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, योर पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड दे मस्ट हैव अ कंसर्न कि अगर हम किसी ऐसे बंदे को दे दें ऐसी इंफॉर्मेशन जो उसको अपने पर्सनल यूज़ में ले आया और उसने हमें हमारे ही खिलाफ यूज़ करना शुरू हो गया, तो फिर देन व्हाट. सो द पर्सन जिसको वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो उसकी इंटेग्रिटी, वो उस पर उसको ट्रस्ट होना चाहिए. तो ये सारी बातें जो है हमारे प्रोफेशन के साथ अटैच हैं, इसलिए ये बड़ा इनएविटेबल है, नागुज़ीर है कि हम तमाम आई कैप के मेंबर्स और स्टूडेंट्स, तमाम लोगों को ये बात एजुकेट की जाए कि जब आप प्रैक्टिस में आएंगे, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, एंड व्हाइल यू आर गेटिंग द एजुकेशन एंड यू आर गोइंग टू इनटू द फर्म फॉर द ट्रेनिंग, तो ये एथिक्स जो हैं इनको फॉलो करना, सबसे पहले इनको समझना, फिर इनको फॉलो करना, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस में लेके आना, ये नहायत ज़रूरी है आपके लिए भी और पूरे प्रोफेशन के लिए एज अ होल. सो दिस इज द चैप्टर इन आवर बुक डिस्कसिंग अबाउट द कोड ऑफ एथिक्स. जनाब, हम अकाउंटेंट को और स्टूडेंट को बताने जा रहे हैं कि आप के लिए कितने ज़रूरी हैं और ये है क्या. सो नॉर्मली जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं इट मीन्स डूइंग द राइट थिंग, जो सही है वो करें, ठीक. अब हम कहते हैं ये राइट जो है ये मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ हो सकता है, हर एक की राय मुख्तलिफ हो सकती है अबाउट द राइट थिंग. तो हमने कहा जनाब इस बहस से निकलते हैं और सीधी सीधी सी जो बात करते हैं वो ये कि जनाब हम कह रहे हैं कि आई कैप कोड ऑफ एथिक्स. तो आई कैप जो है वो आपको बताता है जनाब कि आपने एथिक्स को प्रोफेशन में किस तरह फॉलो करना है अपनी बिजनेस लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में. सो द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ एज पर द आई कैप जो अकाउंटेंट और स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है नंबर 1, इट इज कॉल्ड एज इंटेग्रिटी. नंबर 1 इज कॉल्ड एज इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी से मुराद हम नॉर्मली लेते हैं जनाब द पर्सन शुड बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. ऑनेस्ट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक हो गया. द पर्सन शुड बी ऑनेस्ट, नंबर 1, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. ऑनेस्ट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ईमानदार हो, सच बोलता हो. इट्स अबाउट ऑल अबाउट द ट्रूथफुलनेस. इट इज ऑल अबाउट द फेयर डीलिंग इन ऑल ऑफ योर बिजनेस रिलेशनशिप. मतलब ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसका मतलब क्या है? व्हेन वी से दैट इट इज अबाउट ट्रूथफुलनेस, आपको सच बोलना है इन योर बिजनेस डीलिंग, एंड फेयर डीलिंग. Truthfulness and fair dealing in all of your business dealings and professional life. ले जा. तो इंटेग्रिटी से मुराद हम क्या कहते हैं जनाब? इंटेग्रिटी मीन्स दैट एन member or a student should be straightforward and honest in all of its professional and business relationship. और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑनेस्ट होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का मतलब है ट्रूथफुलनेस एंड द फेयर डीलिंग. सो व्हेन वी से दैट इंटेग्रिटी, तो इंटेग्रिटी मीन्स द स्टैंडर्ड, द ICAP is saying that
all the members should be straightforward and honest in all of the professional and the business dealings. ठीक, और जब हम ये कहते हैं कि ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, इसका मतलब है कि आपको ट्रूथफुलनेस के साथ काम करना है और फेयर डीलिंग करनी है, किसी के साथ गलत डीलिंग नहीं करनी, ठीक होगा, इट शुड बी फेयर वन, ठीक, तो एंड देन द ट्रूथफुलनेस मीन्स यू शुड स्पीक ट्रूथ ऑलवेज, झूठ नहीं बोलना आपने, किसी किस्म का भी झूठ आपने ना बोलना है। और अगर आपको पता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप साथ बैठे हैं एंड द पर्सन इज लाइंग, यू शुडंट बी अ पार्ट ऑफ दैट डीलिंग, ठीक, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जब हम बात कर रहे हैं कि इंटेग्रिटी। जब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं इन आवर लाइफ, ठीक, तो स्टैंडर्ड जो है आई कैप कोड जो है वो ये कहता है कि जनाब कहता है जी एक मेंबर जो है, इसको जब हम आगे को फर्दर लेके चलते हैं, कहते हैं जनाब मेंबर शुड नॉट नोइंगली एसोसिएट हिमसेल्फ, कहते हैं जनाब एक मेंबर जो है अगर उसको पता है, ठीक, शुड नॉट, a chartered accountant should not knowingly, a chartered accountant should not knowingly associate himself, should not knowingly associate himself with reports, returns, with reports, ठीक, returns, बेटा ये पार्ट 2 है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2 की क्लास है। ये ना रिपोर्ट्स, रिटर्न्स, कम्युनिकेशंस, रिपोर्ट्स, रिटर्न, कम्युनिकेशंस एंड, ठीक, सो हमारे पास है जनाब, अगर आप देखें जब आप आई कैप ये कह रहे हैं कि इंटेग्रिटी से मुराद क्या है, कहते हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसको ये जानते हुए अपने आप को किसी ऐसे काम में एसोसिएट नहीं करना चाहिए, शुड नॉट नोइंगली एसोसिएट हिमसेल्फ, हर सेल्फ और हिमसेल्फ विद रिपोर्ट्स, रिटर्न्स, कम्युनिकेशन, ठीक, कि रिपोर्ट्स, रिटर्न्स एंड कम्युनिकेशन, 3 चीजें इसके अंदर जो हम नॉर्मली बनाते हैं, ठीक, रिपोर्ट्स, रिटर्न एंड कम्युनिकेशन। कौन सी रिपोर्ट्स, रिटर्न्स एंड कम्युनिकेशन? कहता है नाम नंबर 1, कहता है ऐसी इंफॉर्मेशन कि जिसमें कंटेन्स materially false or misleading information. Contains a materially false or misleading information. कहता है किसी ऐसी रिपोर्ट, किसी ऐसी रिटर्न, किसी ऐसी कम्युनिकेशन का हिस्सा आपने नहीं बनना जिसमें आपको पता है, दिस इज नोइंगली, जिसमें आपको पता है कि इसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मटीरियली फॉल्स है। मतलब है मटीरियली, द कॉन्सेप्ट आई होप यू नो दैट ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकती है, जो कि मटीरियली गलत है या मिसलीड कर रही है, जानबूझकर ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है कि रीडर जो है उसको एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ ले जाया जाए, मिस गाइड किया जाए, तो मिसलीड कर रही है जानबूझ के। आपको पता है कि एक ऐसी रिपोर्ट है, ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि मटीरियली फॉल्स है। अगर आपको पता है और आप ऐसा कर रहे हैं, आपकी इंटेग्रिटी क्या हो रही है? कंप्रोमाइज हो रही है। योर इंटेग्रिटी इज अंडर अ क्वेश्चन मार्क। आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं अपनी इंटेग्रिटी पे, इसका मतलब है यू आर बिहेविंग
away from the truthfulness. आपकी honesty compromise हो गई है. You are not dealing fairly. क्योंकि आपको पता है कि ये कैसी रिपोर्ट है जिसमें जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं पब्लिक को उसमें मटीरियली फॉल्स इंफॉर्मेशन है और वो एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो सकती है. तो और अगर आप शामिल हैं इसके अंदर एंड यू नो इट एंड यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन, तो इसका मतलब है कि आपकी ऑनेस्टी रिजल्टेंटली आपकी इंटेग्रिटी जो है वो कंप्रोमाइज्ड है. फिर ना सिर्फ ये, इसके अलावा जब आप कहते हैं कंटेन्स इंफॉर्मेशन, कंटेन्स इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन है फर्निश्ड जिसको कि तैयार किया गया है रेकलेसली, रेकलेसली प्रिपेयर किया गया. मतलब कोई जिसको प्रिपेयर करते हुए कोई चीज़ों का मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे से इंफॉर्मेशन नहीं तैयार की गई. ठीक, कोई उसके ऊपर थोड़ी बहुत जो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी ये जानने के लिए कि क्या जो बताया जा रहा है वो फैक्चुअल भी है या नहीं है, बस इधर से पकड़ी उधर से पकड़ी ऐसे पकड़ी और इंफॉर्मेशन तैयार कर ली है. एंड दे हैव नॉट सपोर्टिंग टू सपोर्ट दैट इंफॉर्मेशन वेदर यू आर टेलिंग द ट्रूथ और नॉट. आपको पता ही नहीं है कि आप क्या बात कर रहे हैं. देयर इज नो रिसर्च बिहाइंड दैट. तो आप एक ऐसी इंफॉर्मेशन फर्निश कर रहे हैं जिसको प्रिपेयर करते हुए जो रिक्वायरमेंट्स हैं टू प्रिपेयर अ गुड इंफॉर्मेशन, टू प्रिपेयर अ फेथफुल इंफॉर्मेशन, उन चीज़ों को बिल्कुल खातिर में नहीं रखा गया. और आपको पता है ये बात कि ये इंफॉर्मेशन में बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं. देयर माइट बी सो मेनी एरर्स और गलत बातें भी हो सकती हैं, बट स्टिल यू आर अ पार्ट ऑफ दैट नोइंगली. द वर्ड इज नोइंगली एंड यू न्यू इट. तो इसका मतलब है कि आपकी इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज. देन देयर इज अ थर्ड सिचुएशन जिस पे आई कैप हमें बताता है जनाब, ओमिट्स इंफॉर्मेशन, ओमिट्स इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की गई, ओमिशन है, वेयर सच ओमिशन वुड बी मिसलीडिंग, where such omission would be misleading. अब आप देखें, आज चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता है कि जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जो रिपोर्ट दी जा रही है, जो रिटर्न दी जा रही है या कम्युनिकेशन जो हो रही है, उसमें से कई बातें छुपा ली गई हैं, ओमिट कर दी गई हैं, बताई ही नहीं गई और जानबूझ के की गई. मिसलीडिंग, वेयर सच ओमिशंस वुड बी मिसलीडिंग, जानबूझ के लोगों को मिसगाइड करने के लिए, मिसलीड करने के लिए, एंड यू न्यू इट. आपको पता है ये बात, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑडिटर की इंटेग्रिटी जो है वो कंप्रोमाइज हो रही है अंडर बिग क्वेश्चन मार्क. ठीक, तो हमें क्या बताया जा रहा है? बीइंग अ मेंबर, बीइंग अ स्टूडेंट, आई कैप आपको गाइड कर रहा है कि you should follow, there is a necessity, it's a compulsory thing that you should follow the code of ethics. And the very first code of ethics which you should follow in all your business and professional dealings is, number one is integrity. And the result of the integrity actually is the trust between you and your client, between you and your employer, between you and the general public. And the trust is the main thing. Remember this. हम जो काम कर रहे हैं, जो जॉब करने जा रहे हैं, जो हम पब्लिक प्रैक्टिस में करने जा रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ट्रस्ट है. एंड द ट्रस्ट इज एन आउटकम ऑफ योर इम्पेकेबल इंटेग्रिटी. मतलब आपकी ऐसी इंटेग्रिटी की हम बात करें जिस पे कोई क्वेश्चन मार्क ना आ सके, जिस पे कोई ऑब्जेक्शन न कर सके. देन देयर विल बी एन आउटकम ऑफ ट्रस्ट दैट द पीपल आर गोइंग टू ट्रस्ट यू. एंड द इंटेग्रिटी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आई कैप के इंटेग्रिटी से हम मुराद क्या लेते हैं. तो कहते हैं इंटेग्रिटी मीन ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्डनेस. एंड इट्स जस्ट नॉट ऑनेस्टी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट मीन्स यू शुड बी ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन ऑल ऑफ योर बिजनेस रिलेशनशिप. तो हमने कहा जी ये इंटेग्रिटी होगी. अब हम इसको देख रहे हैं कि क्या करना है. चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर रहा है प्रोफेशनल रिलेशनशिप में? चार्टर्ड अकाउंटेंट रिपोर्ट तैयार कर रहा है, रिटर्न तैयार कर रहा है, एंड दे आर कम्युनिकेटिंग विद द अदर
कहते हैं जनाब जब आप ये काम कर रहे हैं और आपको पता है कि आपने जो रिपोर्ट या रिटर्न तैयार की है उसके अंदर कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो कि गलत है और मटीरियली गलत है एंड यू न्यू इट, या वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, और यहाँ आपको पता है कि एक ऐसी रिपोर्ट है जिसको तैयार करते हुए आपने तमाम चीज़ें जो हैं वो इग्नोर कर दी हैं जो कि ज़रूरी थी टू प्रिपेयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन, और वो रेकलेसली प्रिपेयर की गई है, और यहाँ आपको पता है कि इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन बताई नहीं जा रही है और उसको ना बताने का मकसद लोगों को मिसगाइड करना है एंड यू न्यू इट, इसका मतलब है कि आपकी इंटेग्रिटी जो है वो कंप्रोमाइज्ड है या आपकी इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग एंड दैट इज इंटेग्रिटी. द वेरी फर्स्ट कोड ऑफ एथिक इज इंटेग्रिटी. ठीक, इसके बाद जनाब द सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिविटी. इंटेग्रिटी के बाद द सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिविटी. द सेकंड कोड ऑफ एथिक्स इज ऑब्जेक्टिविटी. अब जब हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं तो कहते हैं जनाब के मेंबर्स जो हैं दे शुड नॉट अलाउ द बायसनेस, conflict of interest or undue influence of others to override their professional and business judgment. ठीक, क्या हुआ जनाब? कहते हैं जनाब ऑब्जेक्टिविटी से मतलब मुराद ये है द मेंबर्स शुड नॉट अलाउ क्या बायसनेस. बायसनेस मीन्स तासुब, तासुब होना. बायसनेस शुड नॉट अलाउ, क्या क्या आपने अलाउ नहीं करना. शुड नॉट अलाउ नंबर वन बायसनेस, नंबर टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर थ्री undue influence of others. Undue influence of other. A member should not allow the biasness, biasness, undue influence and conflict of interest to override their professional or business judgments. To override the professional and business judgments. लो जी, ये है जी पूरी स्टोरी इन द ऑब्जेक्टिविटी. ठीक, ऑब्जेक्टिविटी मीन्स जब हम कहते हैं इसका ऑपोजिट है सब्जेक्टिविटी. सब्जेक्टिव होना मतलब आप एक जजमेंट पास करने जा रहे हैं, आप स्पेशली टू ओवरराइड देयर प्रोफेशनल एंड बिजनेस जजमेंट. सो देयर इज, इसका मतलब है ऑब्जेक्टिविटी का मेन ताल्लुक किसके साथ है? इन द सिचुएशन वेयर यू सपोज टू पास अ जजमेंट, आप जजमेंट करना चाह रहे हैं. ठीक, और ऑब्जेक्टिविटी जो है इसका ताल्लुक किससे बन रहा है? ऑब्जेक्टिविटी जजमेंट के साथ. और आपकी जजमेंट्स जो है उस वक्त कंप्रोमाइज हो सकती है व्हेन यू आर बायस्ड, जब आप बायस्ड हैं, जब आप तासुब रखते हैं. जैसे हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि जनाब दो लोगों की आपस में लड़ाई हो जाए, ठीक, और एक जो है वो आपके इलाके का है और दूसरा जो है वो किसी दूसरे इलाके का है. तो आप ये जानते हुए भी कि जो आदमी आपके इलाके का है उसने गलत किया है और आपसे वो दोनों ये पूछ रहे हो कि तुम बताओ कौन गलत है, तो आप जान के तासुब रखते हुए कि यार ये तो मेरे इलाके का, अब मैं इसी को गलत कह दूँ, तो हमें नहीं जनाब इसकी कोई गलती नहीं है. इसका मतलब आपकी जजमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस्ड हुई है किससे? बायसनेस से, तासुब से. आपने जनाब ये जानते हुए भी ये पार्टी जो कि जिसके साथ आपका ताल्लुक है वो गलत है, आपने उसको गलत नहीं कहा. जैसे नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं कि अगर किसी सिचुएशन में दो लोगों की आपस में बहस हो जाए और आपसे कहा जाए जी बताओ कौन गलत है, तो आप क्या कर रहे होते हैं? ज़्यादातर हम लोग क्या कर रहे होते हैं? हम उसका साथ दे रहे होते हैं जिसके साथ हमारा किसी किस्म का रिलेशनशिप होता है. सो इट मीन्स वी आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट रिलेशनशिप.
इसका मतलब हमारे अंदर तासुब है, वी आर टेकिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट रिलेशनशिप व्हाइल पासिंग द जजमेंट। इसका मतलब व्हेन वी आर डूइंग दिस वी आर बिहेविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिविटी, जबकि हमें पता है कि ये बंदा ठीक नहीं है और हम जानबूझकर उसके अगेंस्ट बात नहीं कर रहे, बिकॉज वी आर टेकिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट रिलेशनशिप विच वी आर हैविंग विद दैट पर्सन। ठीक, सो इसी तरह आप देखें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आपके इंटरेस्ट, ठीक, और द अदर पार्टीज इंटरेस्ट आपस में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। मतलब आपको लगता है जनाब पब्लिक को राइट है कि आप उनको सच बताएं, ठीक, रिपोर्ट के अंदर, लेकिन आपके पास एक आदमी आ जाता है जिसकी कंपनी के बारे में रिपोर्ट है, वो आपको कहता है यार अगर तुम ये बातें ना बताओ फॉर एग्जांपल तो आई विल गिव यू सम मनी, लेट्स सपोज, ठीक, तो आप सोचते हैं कि जनाब कितने पैसे, एंड दे टेल यू द ह्यूज अमाउंट कि मैं आपको इतना ब्राइब करूंगा, या इन अदर वर्ड्स आई विल गिव यू सम मनी इफ यू, क्या करें कि आप ये जो काम आप जजमेंट पास करें इसको थोड़ा सा टिल्ट कर लें, ठीक, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर लें तो आपको इतने पैसे हम दे देंगे, आपने बस जजमेंट ही थोड़ी सी इधर उधर करनी है, हम आपको किसी फैक्ट को चेंज करने की तो बात ही नहीं कर रहे, यू जस्ट हैव टू इंटरप्रेट द सिचुएशन। तो आप सिचुएशन की इंटरप्रिटेशन जो है वो इस तरह से करें। जैसे नॉर्मली आप देखते हैं कि जितने भी आजकल हम अक्सर टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं, रात को टॉक शोज चल रहे होते हैं, उसमें लोग बैठ के यही कर रहे होते हैं, एक ही इवेंट हुआ होता है और दो लोग उसकी जब इंटरप्रिटेशन तशरीह कर रहे होते हैं तो अपने अपने तासुब के साथ है जी, अपनी अपनी एफिलिएशन के हिसाब से उसकी तशरीह कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि जब वो जजमेंट पास कर रहे हैं, जब वो चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो दे आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर ओन इंटरेस्ट। इट मीन्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जब आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दें दूसरे के इंटरेस्ट पे, हालांकि आपकी ड्यूटी ये है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो प्रायोरिटी पे नहीं आना चाहिए, आपको पब्लिक, फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक प्रैक्टिस, तो आपके लिए पब्लिक का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पब्लिक इंटरेस्ट को सेकंड पे ले जाते हैं, बाद में देखते हैं, तो इसका मतलब है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज देयर। एंड द स्टैंडर्ड या आई कैप कोड ऑफ एथिक्स इज सेइंग दैट कि आपने इन चीजों को अलाउ नहीं करना है, तासुब को, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, किसी का प्रेशर भी नहीं लेना है, आपने किसी रिलेशनशिप का प्रेशर भी नहीं लेना है कि जनाब अगर मैंने ऐसे कर दिया तो जनाब मेरा बड़ा भाई मुझे क्या कहेगा, मेरे घर वाले मुझे क्या कहेंगे। इसका मतलब आप इन्फ्लुएंस ले, या आप खौफ के अंदर इंटिमिडेट हो रहे हैं, प्रेशराइज हो रहे हैं, ठीक, जिस वजह से आपकी जजमेंट जो है वो टिल्ट कर रही है, कंप्रोमाइज कर रही है। इट मीन्स यू आर बिहेविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिविटी, आपकी न्यूट्रलिटी जो है वो कंप्रोमाइज्ड हो गई है बिकॉज ऑफ योर पर्सनल इंटरेस्ट, बिकॉज ऑफ योर पर्सनल बायसनेस, एंड बिकॉज यू आर टेकिंग ए प्रेशर ऑफ द अदर पार्टीज, जिसकी वजह से यू आर बिहेविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिविटी। And the ICAP code of ethics is saying that you should act with objectivity. And objectivity means that you are not going to allow any sort of biasness, any conflict of interest or any influence to compromise your judgments. आपने किसी को ये allow, इन चीज़ों में से किसी को allow नहीं करना. And you have to take the situation, the circumstances very keenly. आपको उसको देखना पड़ेगा कि कहीं ये ना हो कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी जो है वो कंप्रोमाइज। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि यू आर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर सो मेनी एरियाज वेयर यू हैव टू पास द जजमेंट। फॉर एग्जांपल आप अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की हम बात कर रहे हैं, हमें पता है कि जनाब, फॉर एग्जांपल सादा सी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि जनाब एसेट की यूजफुल लाइफ है, हम वी नो वेरी वेल अगर मैं इस एस्टिमेट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो डेप्रिसिएशन चार्ज कम हो सकता है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने का मतलब है कंपनी की अर्निंग्स बढ़ सकती हैं, एंड इट विल हैव एन इफेक्ट ऑन द पीपल्स जजमेंट, पीपल्स डिसीजन मेकिंग। सो व्हाट आई हैव डन, आई सिंपली टिल्ट द एस्टिमेट व्हाइल पासिंग द जजमेंट्स। सो सर्कमस्टांसेस की इंटरप्रिटेशन करते हुए मैंने अपनी एस्टिमेट को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, and it is being influenced by my own interest so that the company's profitability will increase and all these things. So हम क्या कह रहे हैं कि you are behaving away from the objectivity. So objectivity means being a member,
we are not going to allow any sort of pressure which come from the externals. Environment खारजी हो सकता है, या आपके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं, या आपका तासुब हो सकता है जो आपकी जजमेंट को कंप्रोमाइज कर सकता है, टिल्ट कर सकता है. अगर ऐसा होगा तो यू आर बिहेविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिविटी. सो यू हैव टू कंसिडर द ऑब्जेक्टिविटी, यू शुड नॉट बी सब्जेक्टिव. तो ये था जनाब हमारे पास द सेकंड वन, ऑब्जेक्टिविटी. देन वी हैव द थर्ड वन, एंड दैट इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर. Professional competence and due care. ये third one. Professional competence and the due care. इसका मतलब ये है कि ICAF members को ये कहता है कि भाई तुम लोगों ने अपनी जो एजुकेशन है और स्किल जो है इसको इम्प्रूव करते रहना है. मतलब once you qualify, इसका मतलब ये नहीं है कि बस खत्म. आपको जो चेंजेस आ रहे हैं, जो नई नई बातें आ रही हैं इंडस्ट्री के अंदर, ठीक, नई इंफॉर्मेशन आ रही है, नई प्रोसीजर्स कोई आ रहे हैं, नई टेक्निक्स आ रही है, आपको चाहिए कि जनाब आप उसको लर्न करते रहें. स्ट्राइव फॉर द लर्निंग, द न्यू थिंग्स. ठीक, आप नई से नई चीज़ें जो हैं, ठीक, क्या करें, सीखें. इसका मतलब ये है कि आपकी ड्यूटी है कि आप मेंटेन करें अपना, एटलीस्ट मेंटेन योर प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल. एंड स्ट्राइव टू लर्न द न्यू थिंग्स. कोशिश करें कि आप नई चीज़ें सीखें, नई टेक्निक सीखें. एंड स्ट्राइव टू लर्न न्यू थिंग्स, न्यू टेक्निक्स, न्यू नॉलेज relating to our profession. ठीक, ताकि आपकी कॉम्पिटेंसी जो है वो मेंटेन रहे, वो इम्प्रूव हो, rather than के डिटोरिएट हो. यहाँ पे जो कॉम्पिटेंसी है इसका ताल्लुक किसके साथ है, नॉलेज के साथ है, स्किल के साथ. तो ICAF ये कह रहा है कि मेंबर्स को चाहिए कि वो अपने इस नॉलेज को, अपने स्किल को डेवलप करते रहें, नई नई बातें सीखते रहें और मेंटेन करते रहें इन चीज़ों को जो आपने लर्न किया. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप ये सब कुछ भूल जाएंगे और उसका इफेक्ट ये आएगा कि आप अपने क्लाइंट को क्वालिटी सर्विसेज नहीं दे सकेंगे, अपने एम्प्लॉयर को क्वालिटी सर्विसेज नहीं दे सकेंगे. इसका मतलब है व्हेन यू मेंटेन योर नॉलेज एंड स्किल एंड स्ट्राइव टू लर्न द मोर थिंग, इट मींस यू विल बी एबल टू गिव गुड क्वालिटी सर्विसेज टू योर क्लाइंट. इसका नतीजा ये होगा कि आप अपने क्लाइंट को क्वालिटी सर्विसेज दे सकेंगे to your clients. ठीक हो गया जनाब. सो यहाँ पर जो बात हो रही है सिंपली कि ऑडिटर को और चार्टर्ड अकाउंटेंट को चाहिए, मेंबर्स को चाहिए कि वो अपने नॉलेज को, अपने स्किल को जो है दे शुड कीप देम, कि उसको इम्प्रूव करें, नई से नई बातें सीखें, सो दैट दे गिव अ कॉम्पिटेंट सर्विसेज टू देयर क्लाइंट, टू देयर एम्प्लॉयज. ठीक हो गया. इसके अलावा जनाब जो दूसरी बात है वो ये है कि जनाब मेंबर्स जो हैं दे शुड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड. ठीक, शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड. शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू applicable should act according to applicable technical and professional standards. इसका भी क्या होगा इफेक्ट? इसका इफेक्ट भी होगा व्हेन अ मेंबर अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम करेगा तो आपके क्लाइंट को क्वालिटी सर्विसेज मिलेंगी, क्वालिटी रिपोर्ट्स मिलेंगी. सो दे शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द applicable and technical professional standards. So in order to do
ICAP रिक्वायर करता है कि द मेंबर्स CPD, continuing professional development, रिक्वायरमेंट है। आप भी जब मेंबर्स बन जाएंगे आफ्टर क्वालिफाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दैट्स इट, स्टोरी खत्म। सो आपकी लर्निंग तमाम लाइफ चलते रहनी है। इसके लिए ICAP ने CPD रखा हुआ है। तो अपनी मेंबरशिप मेंटेन रखने के लिए आपको एक तो सब्सक्रिप्शन पे करनी पड़ती है, दूसरा CPD आवर्स पूरे करने पड़ते हैं, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो ये अक्सर वर्कशॉप्स हुआ करेंगे, ICAP आपको मेल भेज दिया करेगा, जिसके बाद आप उस वर्कशॉप्स को अटेंड करेंगे। कुछ लर्निंग आवर्स हैं जहाँ पे आपको बैठ के बातें, कुछ पुरानी बातें याद दिलाई जाएंगी ताकि आप भूल ना जाएं, कुछ नई बातें आपको सिखाई जाएंगी। सो द CPD, continuing professional development, is a part of the professional competence and the due care. So that was the third one, code of ethics. And then we have the fourth one. And the fourth one is confidentiality. कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक होगा जी। इसका मतलब ये है कि आपको जो इंफॉर्मेशन आपका क्लाइंट देगा, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब, तो वो इंफॉर्मेशन आपने किसी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करनी, स्पेशली फॉर योर पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक, आपको वो इंफॉर्मेशन अगर कोई क्लाइंट आपका दे रहा है या आप अपने एम्प्लॉयर की जो इंफॉर्मेशन है, यू आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज दैट इंफॉर्मेशन। ठीक, and you should maintain the confidentiality of the information. ठीक, and it is because of your professional and business relationship, आपके पास काफ़ी सारी information आ सकती है, आपका client आपको information देगा. So the requirement is that a member should not disclose that information. Should not disclose that. Information of your client which you get during your professional and business relationship, वो information जो आपको, चूंकि आप उसका कोई काम कर रहे हैं तो उसकी सारी information आपके पास है, तो आप वो information disclose नहीं कर सकते, should not disclose that information. ठीक, but there are two exceptions where you can disclose it. ठीक, एक को हम कहते हैं obligatory disclosure, आपने याद रखनी बात, obligatory disclosure. It means sometimes there is a situation where you have to disclose that information of your client, especially if there is some suspicion, there might be some issues कि आपका client जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या किसी ऐसे एक्ट में इन्वॉल्व है जो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, सो आपको इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ जाएगी, और अब की बार इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना आपके लिए ऑब्लिगेटरी. एंड देन देयर इज अ सेकंड सिचुएशन वेयर यू कैन डिस्क्लोज दैट इंफॉर्मेशन इज वॉलंटरीली डिस्क्लोज. वॉलंटरीली डिस्क्लोज मतलब मर्जी से क्लाइंट से पूछ के, अगर आपका क्लाइंट आपको इजाजत देता है तो यू कैन डिस्क्लोज दैट इंफॉर्मेशन. इसको हम कहते हैं वॉलंटरीली डिस्क्लोज. जनरल रूल ये है कि आप अपने क्लाइंट की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आप उसको राज रखेंगे, जैसे दो दोस्तों के दरमियान होता है. आप अपने दोस्त की बात कहीं पर पब्लिक में नहीं करते. इसको, इसी को मैनर्स कहते हैं, इसी को एथिक्स कहते हैं. सो देयर इज one, and confidentiality means the information that the members get regarding their clients during their business and professional relationship with the client, वो information आपने कहीं disclose नहीं करनी है. That is the general rule जो prevail करेगा. But sometimes there are an exception where you can disclose it. The situation is obligatory disclosure where your client might be involved in some act which is against the public interest, for example the money laundering, तो आपको ये बात बतानी पड़ेगी to the authorities, ये आपकी जिम्मेदारी है. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं. And sometimes there is a voluntarily disclosure जो आप अपने client से पूछ के information disclose कर सकते हैं. That is confidentiality. Then we have the fifth one, and the fifth one is called as professional behavior. That is professional behavior.
तो पांचवा कोड ऑफ एथिक्स जो है हमारे पास वो है जी प्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक हो गया। अब जनाब द लास्ट वन इज प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर ये क्या है जी? प्रोफेशनल बिहेवियर ये कहता है कि मेंबर्स जो हैं दे शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। मस्ट एक्ट मतलब उनका जो बिहेवियर है मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू relevant laws and regulation। सबसे पहली बात इसमें ये मस्ट एक्ट। अब इसका मतलब है अकाउंटेंट को मेंबर्स को ये बात समझाई जा रही है कि किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी जो है ना वो एथिकल नहीं होती। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन। तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना है जो एप्लीकेबल है आप पे while performing your business and professional duties। जब आप अपनी डिस्चार्ज कर रहे हैं that you are discharging your duties and it should be according to the laws and regulation। किसी भी तरह का breach of law जो है या breach of regulation जो है उसको ethical consider नहीं किया जाता। It is not ethical that you must follow the lane। For example, you are standing somewhere and it is written that you must follow the lane। You should follow the lane। It's a law, it's a regulation। You should stop on the red light। ठीक? I'm just talking about generally। किसी भी किस्म का the breach of law कानून को खिलाफ वर्जी जो होती है वो कभी भी ethical consider नहीं की जाती। So the first thing that you should remember that you should comply with all the laws and regulations जितने भी। ठीक? इसके अलावा हमें ये बताया जाता है कि जनाब आपने किसी भी ऐसे एक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना एंड शुड नॉट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन एनी एक्ट व्हिच इज अ डिस्क्रेडिट फॉर द प्रोफेशन। शुड नॉट इन्वॉल्व इन एनी एक्ट व्हिच इज discredit for the profession। किसी भी ऐसे एक्ट में आपने इन्वॉल्व नहीं होना जिससे प्रोफेशन की इज्जत पे हर्फ है। ठीक? कि आप किसी ऐसे एक्ट में इन्वॉल्व हैं जिससे लोगों की परसेप्शन अबाउट द होल प्रोफेशन जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएगी। यार ये तो ऐसे ही होते हैं अकाउंटेंट। ठीक? ये जनाब ये दो नंबरियां करते हैं, ये जनाब अमीर लोगों के गुलाम हैं, इनके कहने पे चलते हैं। ठीक? हर बात उनकी मानते हैं, उनके लिए रिपोर्टें बनाते हैं, गरीबों को लूट रहे हैं ये मिल के साथ देते हैं, उनका टैक्स चोरी करने में ये अमीर लोगों का साथ देते हैं। ठीक? तो अगर आप देखें तो नॉर्मली जब कोई एक अकाउंटेंट किसी ऐसे एक्ट में इन्वॉल्व है तो एक तो वो उसकी पर्सनल रेपुटेशन डैमेज करता है, साथ साथ लोगों की परसेप्शन जो होती है पूरे प्रोफेशन के बारे में जो है वो कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाता है कि ये सारे ही ऐसे। जैसे हम नॉर्मली अक्सर लॉयर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं या डॉक्टर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हालांकि सब लोग बुरे नहीं होते, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है जैसे लॉयर्स के बारे में हम देखते हैं कुछ लोग वो हम देखते हैं अक्सर बदमाशी कर रहे होते हैं लोगों के साथ। तो वो एक दो लोग होते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो एक ऐसे एक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसकी वजह से जनरल पब्लिक की परसेप्शन जो है पूरे प्रोफेशन के बारे में ख़राब होना शुरू हो जाता है कि जनाब ये तो होते ही ऐसे। जैसे हम अक्सर लोग कहते हैं ये डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, ये डाकू होते हैं। हालांकि सारे ऐसे नहीं होते। देयर आर सम पीपल आउट देयर जनरली ठीक होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे एक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। उसकी रीज़न कोई भी हो सकती है, पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं, दे नीड मोर मनी उनकी जनाब उसके लिए, सो दे इन्वॉल्व इन ऐसे एक्ट जो डिसऑनेस्ट हैं। अब उसके लिए पब्लिक ज़्यादा डैमेज होते हैं, तो आप कि अपनी पर्सनल रेपुटेशन तो डैमेज हो ही रही होती है, लेकिन जिस प्रोफेशन के साथ आप अटैच होते हैं उस पूरे प्रोफेशन का फैब्रिक जो है
वो दागदार होना शुरू हो जाता है। लोग उसके बारे में गलत परसेप्शन रखना शुरू कर देते हैं। जैसे हम पॉलिटिशियंस के बारे में परसेप्शन रखते हैं कि सारे खराब होते हैं, ठीक। अब सारे खराब तो नहीं होंगे, नेचुरली दे माइट बी, ठीक भी होंगे, लेकिन चूंकि कुछ लोग गलत हरकतें करते हैं, उसकी वजह से पूरे का पूरा प्रोफेशन जो है वो डिस्क्रेडिट हो जाता है। तो आई कैब ये कह रहा है कि भाई आपने भी किसी ऐसे एक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना जिससे ना सिर्फ आपकी, ज़ाहिर है आपकी रेपुटेशन तो खराब होगी, आपकी वजह से पूरा प्रोफेशन जो है उस पर हर्फ आना शुरू हो जाएगा और लोगों की जो परसेप्शन है पूरे प्रोफेशन के बारे में वो कंप्रोमाइज हो जाएगी। सो यू शुड नॉट इन्वॉल्व इन एनी एक्ट जो कि प्रोफेशन के लिए डिस्क्रेडिट हो। और बराए मेहरबानी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपके एप्लीकेबल हैं आपके ऊपर, यू शुड फॉलो ऑल दीज रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक। वो नॉर्मली आपकी ख़ास तौर पे आपके बिजनेस एंड प्रोफेशनल लाइफ में के साथ जो रिलेट करते हैं, और जनरली भी आपको चाहिए कि किसी भी किस्म के लॉ की ब्रीच जो है वो आप ना करें। मतलब आप रोड पे जा रहे हैं, ठीक, तो रोड पे जा रहे हैं तो आपको रुकना चाहिए। जनाब रेड लाइट आ गई, अब आप कह रहे हैं जनाब मैं बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरी कंसल्टेंसी फलां टीम, तो मैं तो नहीं रुक सकता, और पुलिस वाले के साथ आप बदतमीजी कर रहे हो। तो ये एक ऐसा एक्शन है जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इट बिकम्स अ डिस्क्रेडिट फॉर द प्रोफेशन इफ इट बिकम्स वायरल। मतलब सोशल मीडिया पे कोई वीडियो बना के और कर दे कि जनाब ये देखें, जनाब ये अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा और क्वालिफाइड कहते हैं, और देखें ये पब्लिक में कैसे बिहेव करते हैं, दे आर हैव नो कंसिडरेशन अबाउट द लॉज एंड द रेगुलेशन, किसी की इज्जत का इनको बिल्कुल ख्याल नहीं है, ठीक। तो क्या होगा, पूरा प्रोफेशन जो है इससे कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। जैसे हमने पिछले दिनों एक वीडियो देखी, वो अक्सर मैं देखता हूँ कि जनाब ये तमाम इंजीनियर्स के लिए जनाब एक उन्होंने रखा डिनर रखा, और वो जहाँ वहाँ पे रोटी खुली तो सारे के सारे इंजीनियर ऐसे भागे जैसे कोई बड़े ही मतलब कई सदियों के भूखे लोग एंड देर मतलब अनएथिकली बिहेव किया। बड़ा बुरा लगा कि यार ये इंजीनियर्स भी ऐसे होते हैं। अब वो कुछ लोग हैं, लेकिन अब हमारा परसेप्शन क्या बन रहा है कि पूरे का पूरा प्रोफेशन इंजीनियर्स का ऐसे ही लोग होंगे। तो यही बात हमें आपको समझाई जा रही है कि भाई आई कैब ये बता रहा है कि भाईजान किसी भी ऐसे एक्ट में आपने इन्वॉल्व नहीं होना जो ना सिर्फ आपकी तो ज़ाहिर रेपुटेशन को कंप्रोमाइज़ करेगा ही करेगा, पूरे प्रोफेशन की रेपुटेशन कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। एंड यू शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉज एंड रेगुलेशन। अब आप देखें कि इन पांचों कोड ऑफ एथिक्स, हम देखें दीज आर 5 कोड ऑफ एथिक्स जो कि मेंबर्स एंड स्टूडेंट को फॉलो करने हैं। नंबर 1 इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, देन competency and due care, and then confidentiality, and then professional behavior. So these 5 code of ethics that we should follow, और इन पांचों का जो आउटकम है वो ये है that the people, the public generally trust the chartered accountants। और आपके बिजनेस, पूरे बिजनेस की जैसे पब्लिक प्रैक्टिस है या आपकी जॉब जो है, उसकी सारी की सारी जो फंडामेंटल आप कह लें कि जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, वो ट्रस्ट पे है। अगर ये ट्रस्ट शेक हो जाएगा तो आपके प्रोफेशन के लिए कुछ भी नहीं है फिर इस सोसाइटी के अंदर। आप इस सोसाइटी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि लोग आप पे ट्रस्ट करें, और ट्रस्ट उसी वक्त करेंगे व्हेन दे परसीव कि ये मेंबर्स जो हैं, आई कैप के मेंबर्स जो हैं, ये जो लोग हैं, इनके ये खास कोड ऑफ एथिक्स हैं, ये इससे डेविएट नहीं करते। आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक। We can trust them because इनके code of ethics are very strict and these people follow those code of ethics। ये अपने professional duties discharge करते हुए, अपनी professional obligations को करते हुए, ये उन code of ethics को consider करते हैं। So the general people start relying, trusting you, they will rely on you। So this is how the business will comes to you। Otherwise, you know, अगर आप इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व होंगे तो शायद आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स तो ले जाएं, लेकिन इन द लॉन्ग रन लोगों की परसेप्शन, पब्लिक की परसेप्शन आपके बारे में ख़राब हो जाएगी, जिससे आहिस्ता आहिस्ता सारा बिजनेस जो है वो आपसे डेविएट होना शुरू हो जाएगा। इट विल मूव अवे, ठीक। तो ये था जनाब हमारे पास चैप्टर नंबर 15, वी स्टार्ट विद द कोड ऑफ एथिक्स। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट इसी चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सो दीज आर कोड ऑफ एथिक्स, यू कैन रीड इट फ्रॉम योर बुक एज वेल। तो इसमें से सवाल 5-6 नंबर जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ईजी नंबर है। अभी हम इसको ख़त्म करने के बाद जो है वो आपसे डिस्कस करेंगे पास पेपर के सवाल भी इस चैप्टर से रिलेटेड। तो ये था जनाब हमारे पास टॉपिक, वी स्टार्ट विद द कोड ऑफ एथिक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह।